गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा क्लास है वो है वर्क, पावर और एनर्जी। ये एनसीईआरटी के पुराने बुक्स में नाम है। अभी जो नया मॉडिफाइड होके आया है जिसमें नाम रखा गया वर्क एंड एनर्जी। हम आज उस चैप्टर को पढ़ेंगे और एक एक पार्ट को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इस टॉपिक में किसी भी तरह का आपको कोई कंप्लेन या कोई शिकायत नहीं रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे। तो आते हैं हम लोग चैप्टर पे बात करते हैं। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको हर एक चीजें यहीं पे याद हो जाने वाली है। बस मेरे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजों को स्पेसिफिकली जिन चीजों को बोला जाए कि इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो गिन के मैं इन पूरे चैप्टर में 4 से 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। ऐसे समझ लो कि आपने उसे रट लिया हो तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका जो है फिनिश हो सकता है। तो चलिए आते हैं जो हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, विच इज जो है हम टॉपिक्स देखेंगे कि टॉपिक्स इन द चैप्टर, कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या टॉपिक है। तो पहली बात वर्क के बारे में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि वर्क का हमारा इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू होता है, कि वर्क है क्या एक्चुअली। इसके बाद पूछेंगे कि वर्क एक्चुअली कैसे, किन किन चीजों के किन किन जगहों पे हम कहेंगे कि वर्क हुआ, कब कहेंगे कि काम हुआ, कब कहेंगे कि काम नहीं हुआ। तो वर्क को हम समझेंगे साइंटिफिक तरीके से। फिर कंडीशन ऑफ वर्क समझेंगे, ठीक है, कि कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें हम ये एग्री करेंगे कि काम हुआ है और किन किन कंडीशंस में हम कहेंगे कि काम नहीं हुआ है। तो हम कंडीशंस ऑफ वर्क को समझते हैं, वर्क टू बी डन, तो उसके कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। किन किन केसेस में उन कंडीशंस को भी समझेंगे जबकि काम नहीं हुआ, तो इन सब चीजों को भी देखेंगे। हम यूनिट ऑफ वर्क को भी समझने जाएंगे, ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या सर यूनिट मेंशन करना चाहिए, यूनिट अगर मिसिंग हो गया तो क्या होगा। तो बच्चों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप यूनिट मिसिंग करते हो तो कोई भी नंबर्स को कोई वैल्यूज नहीं होता। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनके कोई वैल्यूज नहीं होते। जैसे ही आप उसको यूनिट के साथ एसोसिएट करते हो वो आपको मैग्नीट्यूड वैल्यू देता है, उस चीज का वैल्यू होता है, यूनिट के साथ किसी चीज का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यूनिट भी बहुत इसेंशियल हो जाता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर हम देखेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। हम और क्या क्या समझेंगे, तो इसमें हमको समझना है एनर्जी, है ना। एनर्जी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो एनर्जी के बारे में समझेंगे। और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमको पता है कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये एनर्जी से ही तो चल रहा है। हम में, आप में, हर किसी में ना एक एनर्जी है, उसी एनर्जी के बेसिस पे हम फंक्शन करते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी में सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि कितने अलग अलग तरह के एनर्जीज होते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इस पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी फंक्शन करती है, वो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जिसके बारे में आगे क्लासेस में आप शायद पढ़ोगे, लेकिन एक एनर्जी होती है। तो आप इस तरीके के वेरिएशन ऑफ द एनर्जी जो है इस चैप्टर में पढ़ोगे। फिर हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। फिर हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में कैसे डेवलप होता है, किसे ओरिजिनेट होता है, या कोई बॉडी किसे जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजेस करके रखती है। फिर हम पता चलाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी खत्म होने के बाद आप पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, उसके बारे में समझेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में है, जिसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपके रह जाते हैं, उसी पार्ट को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। और वो सबसे वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। और मैं इसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं पॉसिबली, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहीं पे बताऊंगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्री फॉल ऑफ द बॉडी, कि कोई भी बॉडी जो है फ्रीली फॉलिंग होती है तो किस तरीके से एनर्जी का कंजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में समझेंगे। और जो यहां से आपका चालू होता है वो आपको है पावर, नया टर्म हमारे पास जो और समझना है वो है हमारा पावर, कि एक्चुअल में पावर है क्या। मैं इसके पीछे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा आपको। डेफिनेटली पावर का यूनिट याद तो होने ही वाला है। तो यूनिट ऑफ पावर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये समझेंगे। और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर हम अपने रेगुलर और डे टू डे लाइफ के बेसिस पे ही ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम पावर का कॉमर्शियली यूटिलाइजेशन करते हैं। हमारे घरों में जो बिजली चल रही है किस तरीके से जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है, और किस तरीके से मेजरमेंट के बाद
किस तरीके से हम उसका पैसा चुकाते हैं, ये सभी चीजों को इस चैप्टर में समझाया जाएगा। जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन है टॉपिक पे बात करेंगे, साथ ही इसके पेरिफेरल या बिलोंगिंग जो भी चीजें होंगी उनके बारे में भी बात किया जाएगा इस क्लासेस में। चलिए, ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया जिसमें हमने ये समझाया कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपको समझना है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास थोड़ा सा ये हैजी दिख रहा होगा बट इट्स फाइन। ये जो है थोड़ा हैजी है बट इट्स फाइन। हमारा है इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में ये है क्या। मैं आपको एक ये है कि इंट्रोडक्शन हमारा है कि एक्चुअल में मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है वो कैसे फंक्शन करती है। तो हमको पता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम जिस तरह के एक्टिविटीज को करते हैं उन सभी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। चाहे आप राइटिंग करो, चाहे रीडिंग करो, चाहे जंपिंग करो, चाहे साइकिलिंग, चाहे रनिंग, जिस तरह के भी फंक्शन आप परफॉर्म करते हो उन सब में जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा एनर्जी है। हमारा लाइफ भी प्रोसेस कर रहा है एनर्जी है। हम जो फूड कंजम्पशन करते हैं उनका मेन पर्पस है हमारे एनर्जी का फुलफिलमेंट करना। हम उसी एनर्जी के फुलफिलमेंट के लिए हम लोग फूड का कंजम्पशन करते हैं। आगे चलते हैं कि वर्क है क्या। अभी जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो अभी आपको साइंटिफिक अप्रोच नहीं मिलेगा वर्क के लिए। आपको ये चीजें पता चल जाएगा कि वर्क कैसे काम करता है, लेकिन साइंटिफिक नहीं मिलेगा। देखिए, फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर आपको किसी भी तरह का काम करना है, किसी भी तरीके के वर्क को फंक्शन करते हो तो एनर्जी इज द एसेंशियल पार्ट। आपको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी का आप कोई भी काम जो है सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकते। देखते हैं हम आगे। एनिमल्स एनर्जी इज सप्लाइड बाय द फूड दे ईट। एनिमल्स में हम नहीं आते, हमको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो जो भी फूड हम कंजम्पशन करते हैं उससे हमको एनर्जी मिलता है। कोई भी मशीन जो है जिसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो फ्यूल, उसको हम फ्यूल देते हैं। जो हमारा बाइक चलता है, व्हीकल चलता है, उसको फ्यूल से मिलता है। दूसरा टॉपिक हमारे पास होता है व्हाई समटाइम्स नॉट मच वर्क इज डन इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, क्यों जो है कभी काम नहीं होता है जब हम बहुत कठिन मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे कि किन किन सिचुएशन में नहीं किया जाएगा, तो इसमें दिया गया है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो या फिर ड्राइंग कर रहे हो या कोई थिंकिंग कर रहे हो, एनालाइजिंग कर रहे हो, तो इसमें एनर्जी का कंजम्पशन तो है, डेफिनेटली है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा एनर्जी का कंजम्पशन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो एनर्जी का कंजम्पशन तो डेफिनेटली, आपको भूख तो जरूर लगेगी। लेकिन साइंटिफिक मैनर में देखा जाए तो वो वर्क नहीं है। नो वर्क इज डन इन दिस केसेस। आपको इन केसेस में वर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आप में एक सवाल पूछा जा सकता है, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं आपके सवाल को। क्या आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल है क्या रीडिंग जो है एक वर्क का प्रोसेस है? क्या वहां पे वर्क हो रहा है? तो हाँ, डेफिनेटली हो रहा है। राइटिंग क्या एक वर्क का प्रोसेस है? नहीं, सॉरी, रीडिंग क्या एक वर्क का प्रोसेस है? तो नहीं, रीडिंग वर्क का प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। राइटिंग में भी किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। ड्राइंग, इन सभी चीजों में कोई काम नहीं हो रहा है। अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपसे बन जाने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल्स में समझाया जाता है कि मैन इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड ट्राइंग टू फिश ऑफ। मैं आपके लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं। आप जिस घर में या जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो उसके दीवार को दिन रात जो है धकेलते रहो, उसको पुश करते रहो। आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी तो एग्जॉस्ट हो रही है, आपका एनर्जी तो लैप्स हो रहा है, बट आपका किसी भी तरीके का कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि किन किन फैक्टर पे हमारा वर्क डिपेंड करता है, इनके बारे में भी हम समझेंगे। वर्क डन इज जीरो। हमारा जो वर्क है वो जीरो होता है। एज वेल एज स्टेशनरी, हमारा वर्क जीरो होता है। कहाँ जीरो होता है इसके बारे में भी समझेंगे। बट यहाँ पे अभी हमको बता दिया है कि आप दीवार को धकेलते रहते हो, दीवार में किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो वर्क डन नहीं होगा। आगे हम चलते हैं। ये मैन स्टैंडिंग स्टिल विथ हैवी सूटकेस। अगर कोई व्यक्ति हैवी सूटकेस के साथ खड़ा है तो हम ऐसा नहीं, और वो थक जाएगा डेफिनेटली है। सुबह से अगर कोई लगेज लेके अपने सर पे बैठा हुआ है या खड़ा भी है तो वो थकेगा, क्योंकि उसके ऊपर वो भारी लगेज है। तो उस केसेस में भी क्या कहा जाएगा कि नो वर्क इज डन इन दिस पार्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
यहां से मेरे को दो चीजें समझ में आती है कि हमको एनर्जी के लिए फूड चाहिए, और हम कुछ करें या ना करें हमारा एनर्जी तो डिराइव होना ही है। चाहे हम रीडिंग कर रहे हो और राइटिंग कर रहे हो, ये वर्क के अंदर कंसिडर नहीं होता, मगर मेरा एनर्जी का कंजम्पशन तो ये डेफिनेटली करता है। ठीक है, और किसी भी वर्क को करने से पहले हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो मस्ट ही मस्ट है। अगर कोई एग्जांपल्स में दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति दीवार को धकेल रहा है, किसी बड़े से रॉक को धकेल रहा है, तो किसी भी तरह का वर्क नहीं होगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक में, जहां से हमारा नेसेसरी पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। कहां से क्या चालू होता है उसके बारे में समझेंगे। तो हम यहां देखते हैं, कहता है कि किन किन केसेस में ये माना जाएगा कि वर्क इज सेड टू बी डन इन पार्टिकुलर विच सिचुएशन की वर्क इज सेड टू बी। देख सकते हो कि वर्क इज सेड टू बी डन कब कहा जाएगा कि वर्क इज सेड टू बी। तो एक बात समझ में आता है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब वो रेस्ट कंडीशन में आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा काम हुआ है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू द रेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि काम हुआ है। और एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में ऑलरेडी है, अगर वो मूव करना स्टार्ट कर दे तो हम काम करें। क्यों कहेंगे, वो सभी चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, और वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ। और शेप या कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो, शेप के जगह पे अगर आपको कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिले, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग ही होता है शेप एंड साइज। अगर आपको शेप एंड साइज में चेंज देखने को मिले तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ। जैसे एक साइकिलिस्ट जो है, साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, पेडलिंग कर रहा है। पैडलिंग कर रहा है तो साइकिल मूव कर रहा है, यानी कोई कोई पहले से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा होगा, यानी साइकिल रेस्ट में रहा होगा। जैसे ही पैडलिंग स्टार्ट किया गया, साइकिल में क्या आने लगा, मूवमेंट आ गया, यानी कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, अब देखो, ए मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड और डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब उठा रहा है तो क्या किया जा रहा है उसको, तो बता दो आप। तो कोई भी रेस्ट ऑब्जेक्ट जो है, बेसिकली रेस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा होगा तो उसको उठा के ऊपर किया गया, यानी रेस्ट से मोशन में लाया गया, तो आप कह सकते हो कि उसमें वर्क डन हुआ। ठीक है, या कोई फुटबॉल है या बॉल है, जब उसको आप दबाते हो तो उसके शेप में चेंजेस करते हो, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करते हो, तब भी कहोगे कि वर्क डन हुआ। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी में चेंजेस कर रहे हो, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को धकेल रहे हो और धकेलने की वजह से उसके वेलोसिटी में चेंजेस देख रहा है, तो कहेंगे कि वर्क डन हुआ। तो इन चार पार्टिकुलर सिचुएशन है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि काम हुआ, वर्क डन हमारा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पे। आगे हमारा आता है, यहां से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इस पार्ट से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पीछे मैं फिर से जाऊंगा, फिर से चीजें समझाऊंगा, नो वरी। पीछे वाले पार्ट पे, क्योंकि यहां से पढ़ने के बाद में पीछे रिलेट करना हमारे लिए आसान होता है। देखिए, मैं आपको सिर्फ, मैंने जैसा बोला था ना, इस चैप्टर का इनिशिएशन यहीं से चालू हुआ है, और इसके बाद जो है आपको मैं कुछ चीजें समझा दूंगा और आपको कुछ चीजें दे दूंगा, जिसको आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है, उसके बाद आप चीजें कर लोगे। जैसे मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, वर्क का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कहते हैं हम लोग, ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आता है। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। हमारे पास जो F है, F क्या कहता है, F कहता है फोर्स के बारे में, फोर्स, और S कहता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। S कहता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यानी ये देखोगे, वर्क का फॉर्मूला आ गया। बस आपको इसी चीज को याद रखना है कि वर्क का जो फॉर्मूला हमें कहता है W इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया होगा। आप देखो यहाँ पे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाया गया होगा, और फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किया गया होगा, तभी तो हमारा वर्क डन होगा। यानी साइंटिफिक मैनर में किसको कहा जाता है, साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो कहा जाएगा कि वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, देखो फोर्स को मैंने अप्लाई किया हुआ है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, किसी बॉडी पे लगाओगे टू डिस्प्लेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जिधर भी आप उसको डिस्प्लेस करना चाहते हो, फोर्स लगाने से अगर वो ऑब्जेक्ट उधर डिस्प्लेस होता है, देन वी कॉल इट कि हमारा वर्क हो। यानी वर्क के बारे में हम समझने के लिए सिर्फ हमको इतना ही याद रखना है, W इक्वल टू एफ इंटू एस। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाए गए डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेस होता है, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, W इक्वल टू एफ इंटू एस है, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस इज नॉट विजिबल, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ
लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये लिख सकते हैं हम लोग कि W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमारा जो डेफिनेशन देने का तरीका है वो थोड़ा, चूंकि हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक तरीका भी होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल तरीका तो हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे ही करेंगे। देखिए, वर्क इज शेड टू बी डन, कब कहा जाएगा कि वर्क होगा? तो देखो, सबसे पहली बात फोर्स का तो अप्लाई होना चाहिए। When force is applied and body moves, बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? मूव देखने को मिलेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। सेम बात ऊपर और नीचे, सेम बात कहा गया, दो अलग अलग तरीके के डेफिनेशन को मैंने यहां मेंशन कर दिया। पहले वाले में फोर्स लगाया गया और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे वाले में फोर्स लगाया गया, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती है इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। यानी आप समझो, कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो रहा है यानी उसमें मूवमेंट आ रहा है, यानी उसमें मोशन आ रहा है। तो सिंपल सी बात यहां कहा गया ना कि अगर फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट पे, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव करता है। किसके? तो इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स के, फोर्स के इन्फ्लुएंस के कारण वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो ये आपके पास दोनों डेफिनेशन है। अगर आपके एग्जामिनेशन में अगर आपको चीजें याद नहीं रहता है, बस आपको फॉर्मूला याद रहता है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। F मतलब फोर्स, S मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को भी मेंशन किया हुआ है। एक और फॉर्मूला जो यहाँ से निकल के आता है, मैं समझा दूं, यहाँ पे जो एक और फॉर्मूला निकल के आता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। और मैं थीटा की बात करूं तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी ऑब्लिक टी बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं समझाता हूं। चलिए, यूनिट ऑफ वर्क आ जाता है। यूनिट ऑफ वर्क को समझाने से पहले, जैसा मैंने बताया था कि मैं समझा देता हूं कि कैसे ये फंक्शन करता है एक्चुअल में। तो देखो, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, एक ब्लॉक लेता हूं, इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगाया, इस साइड से मैंने फोर्स लगाया, चलो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो गया। यानी फोर्स का डायरेक्शन मेरा यही है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस डायरेक्शन में हो गया। यानी इसके बीच में जो एंगल बना उसी एंगल को थीटा कहा गया। इसीलिए वर्क का जो फॉर्मूला निकल के आता है, एफ इंटू एस कॉस थीटा आता है। थीटा जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, हम आगे समझते हैं। तो आगे हमारे पास आता है यूनिट ऑफ वर्क। तो मैंने शुरू से बोला है कि आपको सिर्फ दो टर्म याद रखने हैं कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस याद रखना है। तो यहीं से आपका यूनिट भी निकल के आता है। फोर्स से आपको निकल के आता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट से आपको निकल के आता है मीटर। यानी अगर SI यूनिट की बात करते हैं तो आपके पास आएगा क्या? न्यूटन मीटर। आप इसको शॉर्ट में N और M भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर। और एक और आता है, आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि जितने भी काम हो रहे हैं वो काम कौन कर रहे हैं? तो जूल ही कर रहा है। तो इसीलिए ये जो न्यूटन है वो जूल है। जूल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसको हम लोग बेसिकली J से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो बेसिकली है ना, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जूल साहब का बहुत बड़ा योगदान था हम वर्क के बारे में डिस्कवर करने में। तो हमारे पास यूनिट ऑफ वर्क जो है न्यूटन मीटर है या जूल है। तो आपसे एक सवाल आ जाएगा, यहीं से आपको कुछ भी नहीं याद करना है। आप देखो, आपके पास सवाल आएगा कि बताओ हमें कि 1 जूल क्या होता है, डिफाइन 1 जूल, है ना। यहाँ पे सवाल आ सकता है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, डिफाइन 1 जूल क्या होता है 1 जूल। तो आपने अभी लिखा कुछ देर पहले, आपने लिखा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लिखा, ठीक है। और आपने ये बताया कि सर फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, और वर्क का जो एक नया निकल के आया है वो जूल निकल के आया है। मैं यूं कह दूं तो चलेगा कि 1 न्यूटन को, सॉरी इसको ले लेता हूं, कि अगर 1 न्यूटन को 1 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास 1 जूल आ जाए। सेम ना। तो बस इसी चीज को तो मैंने यहां लिखा हुआ है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन,
है ना। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे एंड बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर जाए, 1 मीटर मूव कर जाए, ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, वही कह सकते हो इट्स ओन डायरेक्शन, देन वर्क इज डन 1 जूल। यही तो बात कही गई कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर, तो क्या कहलाया वो 1 जूल कहलाएगा। यही बात है, यहाँ पे भी नीचे लिखा गया 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपको क्या कहलाएगा 1 जूल कहलाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो। बस आपको मैंने क्या कहा, बस छोटी छोटी चीजें जो है आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है, आपको बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, आपको ऑलमोस्ट हर चीजें क्लियर हो जाने वाली है। जैसे मैंने आगे बढ़ते फिर एक बार रिकॉल कर लिया करेंगे। चलिए, यहाँ पे कंडीशन ऑफ द वर्क आपके पास जो आता है वो आता है कंडीशन ऑफ द वर्क। क्या क्या कंडीशन होने चाहिए वर्क के, उसी कंडीशन ऑफ द वर्क के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब मैं आपको शुरू से एक बार ध्यान दिलवाता हूं। मैंने सिर्फ क्या बोला कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस याद रखना है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट याद रखना है। अगर इसको आप याद रखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ यानी कि वर्क डन हुआ। अगर आपको इसके यूनिट की बात करेगा तो आपको पता है कि न्यूटन मीटर हो जाता है। अगर आपसे बोलेगा 1 जूल क्या होता है, और एक यूनिट होता है जिसको हम जूल कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 जूल क्या होता है, तो आप लिख सकते हो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो गया। यानी कि सिर्फ आपको W इंटू एफ याद रखने से आपके सारे वैल्यूज जो हैं आपको क्लियर हो जाते हैं। अभी और भी चीजें समझ में आने वाली है, मैं और चीजें भी बता देता हूं आपको, सिर्फ यहीं से सब चीजें डिराइव होगा। अगर मैं ये कहूं कि आपको सिर्फ क्या याद रखना है, यही याद रखना है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस याद रखना है। अब मेरे को ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं बात है। मैं कहता हूं कि हमारा जो कंडीशन क्या है वर्क होने का, कि वर्क होना चाहिए, तो इसके लिए कोई कंडीशन होगा ना। हाँ, वो कंडीशन क्या है कि फोर्स शुड बी अप्लाइड, है ना। तो लिखा गया फोर्स शुड बी अप्लाइड, किस पे, तो बॉडी पे लगेगा, तो फोर्स शुड बी अप्लाइड। दूसरा क्या होता है, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, यानी बॉडी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। यही दो फैक्टर तो हैं। इसी सवाल को यहीं पे एक और सवाल दे देता है कि इन विच फैक्टर द फोर्स इज डिपेंड्स ऑन इन विच फैक्टर द फोर्स इज डिपेंड। लिख देता हूं मैं सवाल, आपके एक सवाल पूछे जाते हैं, इन विच फैक्टर्स आर फोर्स डिपेंड। ठीक है, ये आपके इस तरीके के सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। जब कंडीशन बोला जाए या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपका वर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप देखो, आपका जो वर्क है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। यही दो फैक्टर ही तो है, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो यही दो फैक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे आपका वर्क डिपेंड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि अमाउंट ऑफ, अभी आते हैं हम लोग कि हम समझते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क जो है डन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अमाउंट ऑफ वर्क, कि अगर हम अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ाना है, मैं चाहता हूं कि हमारा वर्क डन बढ़ जाए, या मैं चाहता हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वर्क जो है वो डिक्रीज हो जाए या वर्क इंक्रीज हो जाए, तो कैसे, किन किन फैक्टर पे। तो आपको फिर मैंने बोला ना, आपको बस यही याद रखना है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। आपको क्या बढ़ाना है, आप कॉमन सेंस लगाओ, आपको वर्क बढ़ाना है ना, आपको वर्क को 20 जूल करना है, मान लिया मैंने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 जूल लाना है। और आपका पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर है, तो यानी कि फोर्स मेरे को कितना होना चाहिए, यानी कि फोर्स मेरा 4 न्यूटन होना चाहिए। अगर आपको यही वर्क डन बढ़ा के आपको करना है 25 जूल, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट मेरा 5 मीटर ही रहने वाला है, यानी फोर्स आपको कितना करना पड़ेगा, 5 न्यूटन का करना पड़ेगा। कॉमन सी बात है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। तो यानी अगर मेरे को, यानी हमको समझना है कि मेरा वर्क अगर इंक्रीज करना है, तो यानी फोर्स का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। यही दो वैल्यूज अगर बढ़ते हैं तो हमारा वर्क डन भी इंक्रीज होगा। तो क्या कहा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी आप अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हो, देखो ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा। अगर आप फोर्स बढ़ाते हो तो आपका वर्क डन भी बढ़ेगा। दूसरा केस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हो, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क।
अगर डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ाते हो तो आपका वर्क डन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप शुरू से देखो तो यही बस आपको याद करना है, W इक्वल टू एफ इन टू एस। आगे चल के W इक्वल टू एफ इन टू एस कॉस थीटा आ जाएगा, आपको पता चल गया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि वर्क जो है वो तीन कंडीशंस को फॉलो करता है। बड़े प्यार समझते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो यही बोला गया कि वर्क जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। क्या क्या वो केसेस होते हैं, क्या क्या वो कंडीशंस होते हैं जब हम कहेंगे कि वर्क पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, जीरो हुआ। तो मैं ये आपको समझा देना चाहता हूँ कि आप एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल लो। उस बच्चे को बुलाओ जब अपनी तरफ से कि भाई इधर आ जाओ, बाबू इधर आ जाओ, बच्चा इधर आ जाओ। जब आप उस बच्चे को बुलाते हो और वो बच्चा आपकी तरफ आ जाए तो आप कितने खुश होते हैं, बोलते हैं कितना प्यारा बच्चा है, कितना स्वीट सा बच्चा है। यानी कि वो बच्चा पॉजिटिव वर्क बन गया, आप फोर्स लगाए हो उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए, तो दिस इज पॉजिटिव वर्क। यही आप जब बुलाए और बच्चा दूर भाग गया आपसे, तो ये क्या हुआ, आप बोले कितना खराब सा बच्चा है, इसको सिखाया नहीं गया ढंग से। यानी वो वर्क आपके नेगेटिव किया, आप फोर्स लगा रहे थे अपनी ओर बुलाने के लिए, वो उल्टे पांव भाग गया, तो वर्क उस केसेस में नेगेटिव हो जाता है। और जीरो कब होता है वो हम यहाँ समझेंगे, वो कंडीशंस कुछ होते हैं वो। तो मैं उसी के बेसिस पे, जो मैंने छोटी सी स्टोरी लाइन खींची हुई है, उसी के बेसिस पे मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वर्क पॉजिटिव कब होता है। व्हेन द वर्क इज पॉजिटिव, जब आप फोर्स लगाते हो, फोर्स एक्ट की, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या मोशन हो रहा है बॉडी का, किधर हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शंस में हो रहा है। यानी कि ये एक आपका एक ब्लॉक है, इस पे जैसे ही आप एक फोर्स लगाए, आप चाहते हो कि फोर्स लगाने के साथ आपका फोर्स जैसे इस पे लगा, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फोर्स डायरेक्शन में लिख देता हूं इधर से, डायरेक्शन of force and displacement in the same direction। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शंस में होने चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा है कि देखो जैसे ये चाइल्ड जो है पुल्स कर रहा है एक टॉय कार और स्टार्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, ऐसे एक बच्चा है जो रस्सी बांध के उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो खींच रहा है तो उसी के डायरेक्शन में आ रहा है जिधर वो फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू से जिधर फोर्स लगा रहा है उधर की ओर आ रहा है। तो कहेंगे उस केसेस में वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो आप यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस देखोगे, तो इस केसेस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों, अगर आप मैथमेटिकली भी देखो ना, तो फोर्स का वैल्यू भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव। अगर ये मैं 2 न्यूटन लेता हूं तो ये 2 मीटर ले लूंगा, यानी कि मेरे पास 2 2 जा 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इस केसेस में देखा गया ये कि किसी ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हुआ है और वो ऑब्जेक्ट कितना मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है ना, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जिधर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो ये मेरा वर्क डन निकल के आया 4 न्यूटन में, वो कैसा निकल के आया, पॉजिटिव निकल के आया, एंड दिस इज पॉजिटिव वर्क। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको डाउट है ना, जेन्युइनली मैं बताता हूं, अगर आपको डाउट है ना तो आप मेरे को बताओ, कमेंट पे आप चीजें डालो, मैं डेफिनेटली इस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा है कि वर्क इज नेगेटिव, इन विच पार्टिकुलर सिचुएशन वर्क इज नेगेटिव। किन किन सिचुएशन पे हम कहेंगे कि वर्क जो है हमारा वो नेगेटिव होता है। तो मैंने एक बात समझ लिया कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तो तीनों हो सकता है। तो देखो नेगेटिव कब हो जाएगा, जैसे कि ये है, ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पे हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, चलो इस पे फोर्स नहीं एक्ट करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि एक फोर्स तो हम यहां से लगा रहे हैं, चलो ये मस्कुलर फोर्स है, इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का हम डिस्प्लेसमेंट तो इधर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमारे लगाए गए फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है, बट कंडीशन एक है कि इस पे भी एक फोर्स लग रहा है जो कि इसके अपोजिट लग रहा है, विच इज फ्रैक्शनल फोर्स, है ना। जब हम फ्रैक्शनल फोर्स के रिगार्डिंग देखेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, तो आप देखोगे कि फ्रैक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और फ्रैक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस केसेस में कहेंगे कि जो हमारा वर्क हो जाएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है।
तो वही लिखा गया कि वर्क इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग गया तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, है ना। तो इस केसेस में हमारा वर्क जो है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसको अगर आप फॉर्मूला से समझो, मैथमेटिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस आता है। मैं अगर F को फ्रैक्शनल फोर्स को समझा दूं, अगर F मेरा फ्रैक्शनल फोर्स है, अगर मेरा वर्क जो है फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का था और मेरा डिस्प्लेसमेंट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही हुआ होगा, बट ये 2 मीटर माइनस में रहा होगा। तो जो मेरा कैलकुलेशन आया -10 न्यूटन मीटर या आप कह लो -10 जूल आया। इस केसेस में वर्क डन मेरा कितना हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे पास आता है कि वर्क जीरो कब होता है, किन किन कंडीशंस पे हम ये कहेंगे कि हमारा जो वर्क है वो हमको जीरो देखने को मिलेगा। वर्क इज जीरो, यही तो देखना है कि वर्क किन किन कंडीशंस में जीरो होगा। तो वर्क जीरो होगा कुछ कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस। मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ वर्क में दो ही चीजें याद रखना है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एक ही चीज। अगर दूसरी चीज आप याद रख सकते हो तो ये याद रखना चाहते हो, ये याद रख लो कि उसके साथ एसोसिएट होता है उनका एंगल विच इज कॉस थीटा। तो मैं उसी फॉर्मूला के बेसिस में बताता हूँ कि मैं 3 कंडीशंस में इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, पहला मेरे पास जो आता है वो मैं लिखता हूं केस 1। केस 1 की बात करता हूं पहला। अब बता दो कि W जो वर्क है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और हमारे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो यही है, मेरा वर्क जो है हमारे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट पे मैं कोई फोर्स ही ना लगा, ठीक है, जैसे मैं बैठा हुआ कोई फोर्स नहीं लग रहा, मेरा एनर्जी कंजम्पशन तो हो रहा है बट किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, मैं रीडिंग कर रहा हूं, है ना, तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं किसी पे। तो मेरा फोर्स जब यहां पे व्हेन फोर्स बिकम जीरो, जब फोर्स आपका जीरो हो जाए तो आप सिर्फ इतना बता दो, W इज इक्वल टू फोर्स जीरो डिस्प्लेसमेंट एस, तो आप वर्क डन क्या कंसिडर करते हो, जीरो ही तो होगा। तो इस केसेस में आपका वर्क डन जीरो हो जाता है। अब केस नंबर 2 पे आता हूं। अब मेरे पास आता है केस नंबर 2। दूसरा केस, जब मैंने आपको समझाया, इसीलिए मैंने बोला ना इंट्रोडक्टिव पार्ट बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है, बस थोड़ा सुनना होता है उस पर। अगर मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं या बड़े से पत्थर पे फोर्स लगा रहा हूं और अगर वो डिस्प्लेस ही ना हो, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, जब मैं कहूं कि सेम फॉर्मूला पे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इस केसेस में मैं ये देखूं कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए तो मैं देख सकता हूं कि W इज इक्वल टू एफ इंटू जीरो इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये दूसरा केस है हमारे पास। पहला केस जिसमें मैं फोर्स ही ना लगाऊं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा। दूसरा केस, मैं इसमें फोर्स तो लगाया दीवार पे, मेरा एनर्जी भी कंजम्पशन हुआ बट डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो देयर इज नो वर्क डन। केस नंबर 3 की बात करता हूं कि केस नंबर थर्ड की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कुछ चीजें यहां समझ लेनी जरूरी है कि व्हाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास जो फॉर्मूला एक पहले याद किया था, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, फिर बाद में चीजें क्लियर हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो cos 90 का वैल्यू होता है ना, वो होता है जीरो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस
इंटू 0, तो आपका टोटल टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, W इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकल के आएगा आपका। ठीक है, चूंकि आप में साइन और कॉस के वैल्यूज नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपके वैल्यूज नहीं मेंशन किए, तो शायद समझने में दिक्कत हो, फिर भी मैं कुछ चीजों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अगले पार्ट पे। फिलहाल तो यहाँ पे हमको चीजें समझ में आ गए। वर्क इज डन इज 0 जब फोर्स एक्ट होता है इन राइट एंगल्स। राइट एंगल कौन सा है, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो उस केसेस में वर्क, जैसे कि मून जो है, ये सवाल है आपका, क्वेश्चन दिया गया है कि जो मून है अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है, चारों ओर रोटेट करता है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। तो उस केसेस में देखा जाता है कि देखो, पहली बात तो हम बात करते हैं इसमें सवाल के बेसिस पे ही मैं आपको यहाँ पे बात करा देता हूँ कि क्या है। तो पहली बात तो ये जो मेरा है, ये मेरा अर्थ है। ठीक है, इसको मैं बढ़ा लेना, थोड़ा सा समझ में आएगा चीजें। तो ये मेरा जो है वो अर्थ है, और इसके सामने जो है इस तरीके से मून होगी। मून छोटा सा है। अब जब मून जो है रोटेट करेगा, जब मून इसके चारों ओर रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करके फिर यहाँ पहुंचेगा, तो आपको ये समझना है कि मून का डायरेक्शन किधर है। किसी भी पॉइंट पे इस तरीके का डायरेक्शन होता है। किसी भी पॉइंट पे हम डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए सर्कुलर पाथ में स्पेशली टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये मैथमेटिक्स में आपको आना चाहिए। तो यहाँ से जो है टेंजेंट ड्रॉ किया विच इज शोज द डायरेक्शन, और चूंकि अर्थ जो है अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर हो गया। ठीक है, अगर आप देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर हो गया, इधर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इधर हो गया। तो इसके बीच का एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस 90 डिग्री, तो विच इज 0। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का सवाल आया है तो आपको बता देना है कि जो हमारा मून है अर्थ के चारों सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो उसका वर्क डन 0 होता है। उसी तरीके से हमारा अर्थ जो है सन के चारों एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो हमारा वर्क डन वहां पे 0 देखने को मिलेगा। ये 3 पार्टिकुलर सिचुएशन है जहां पे हम वर्क को क्या देखते हैं, 0 देखते हैं। ठीक है, हम ये और पॉइंट जहां पे हम लोग बात कर चुके हैं कि नेगेटिव कब होता है, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट हो तो वर्क डन हमारा क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में बात किया है, तो आपके ये भी सवाल है कि अगर मैं सवाल के बारे में बात करूं, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होके, इस जगह पे खड़ा होके एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक रहा, चूंकि अर्थ जो है, जिस अर्थ पे, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो जिस अर्थ पे ये खड़ा है, जिस अर्थ पे खड़ा है, ये बॉल को कहां, किधर खींचेगा, वो नीचे की तरफ खींचेगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। आप देखो, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ऊपर फेंका गया तो ऊपर है, ठीक, ऊपर की तरफ है। तो ये जो है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। आप एक बात और समझ सकते हो कि इनके बीच का जो एंगल है ना, इनके बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो W इज इक्वल टू F इंटू कॉस 180 डिग्री, ये आ जाता है। और ये 180 डिग्री का वैल्यू जो है ना, वो माइनस में आता है, -1 में है। ठीक है, तो इस केसेस में वर्क जो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बेसिस पे भी हम समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको जितना कुछ बताया गया है मोर देन सफिशिएंट है। मैंने 2 क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो अच्छे वाले क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन कर लिए हैं। ये मैंने 3 कंडीशन बना दिया है, ये भी पूछा जाता है, ये भी आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आ जाता है एनर्जी। ठीक है, अब हमारा जो वर्क डन का पार्ट हो गया वो खत्म हो गया कि वर्क डन में हम क्या क्या समझे। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैं आपको एक समराइज के फॉर्म में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने सिर्फ क्या क्या बोला आपको। मैंने बोला सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है। मैं यही समराइज कर देता हूँ कि वर्क जो है हमारा वो F इंटू एस होता है, यही याद रखना है। दूसरा, वर्क जो है हमारा वो F इंटू एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, बस ये 2 चीजें याद रखना।
तो दो चीजों से समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जब आप फोर्स लगाते हो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो हमारा वर्क डन कहलाता है। दूसरा पढ़ चुके हैं कि हमारा न्यूटन और मीटर फॉर्मूला होता है और इसको जूल से भी कहते हैं। 1 जूल क्या होता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमारा 1 जूल हो गया। सीधी सी बात है। वर्क किन किन केसेस में होता है या कंडीशन ऑफ द वर्क की बात करते हैं तो फोर्स, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क हो जाएगा हमारा। किन किन केसेस में कहेंगे कि जब कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज वो कॉन्फ़िगरेशन बदल दे तब हमारा वर्क डन हो जाता है। ठीक है, वर्क डन हमारा जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों होता है। तो किस केसेस में होता है पॉजिटिव, जब हमारे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो जाए, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जब हमारे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस केसेस में कहेंगे कि वर्क डन जीरो होता है। तो बस मैंने क्या बोला कि बस इसी को याद रखना है आपको, सारी चीजें जो है बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। चलिए अब बात आती है हमारी एनर्जी। आपको पता है एक बात बड़े आसानी तरीके से कि आपके बॉडी में जितना एनर्जी होगा आप उतना ही काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर बॉडी में 20 जूल ऑफ एनर्जी है तो मैं उतना ही काम कर सकता हूँ। चलो एनर्जी को करेंसी से समझते हैं। मेरे पास अगर 50 रुपए है, मैं किसी व्यक्ति को बोलूंगा कि आप ये काम कर दो, मैं अगर उसको 50 रुपए दूंगा तो वो उतना ही काम करके हमको देगा। यानी कि जितना अमाउंट आप खर्च करते हो या जितना एनर्जी आप खर्च करते हो उतना ही काम आपका निकल के आता है। बस यहाँ पे वही कहानी लागू होता है कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी है आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी किसी काम को करने का, है ना, कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी किसी काम को करने की जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। जितना आपके पास क्षमता है ना, किसी काम को करने का, वो क्या कहलाएगा, आपका एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये अर्थ जब बना, ये जो अर्थ हमारा प्रिपेयर हुआ, तैयार हुआ होगा ह्यूमन के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए, जब तैयार हुआ होगा तो इसका मेजर रिसोर्सेज क्या होगा, है ना। इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो अर्थ हमारा फॉर्म होगा इसका मेजर रिसोर्सेज क्या रहा होगा, तो मेजर रिसोर्सेज जो है एनर्जी का वो सन रहा, है ना। तो एनर्जी का जो हमारा बिगेस्ट सोर्स है वो कहां से है, तो सन से आता है। एनर्जी का जो हमारा बिगेस्ट सोर्स है वो सन है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो हम लोग लेते हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो हमारे बॉडी में भी आता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सन के थ्रू से आता है। प्लांट अपना भोजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाती है, ठीक है, और उसी प्लांट को हम खाते हैं, यानी कि हमारे में भी वो एनर्जी है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लैंडमैन्स थ्योरी। आप उस लैंडमैन्स थ्योरी में पढ़ोगे कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन उसका 10% ही होता है। तो 10% लैंडमैन्स थ्योरी भी हो जाता है। तो वही चीजें कहा गया कि मैंने जैसे ही वो प्लांट्स के कुछ खाए, जैसे साग वगैरह खाया, जैसे सब्जी वगैरह खाया, तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में भी तो आया। तो वही चीज है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो हमारे पास आता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सन रिस्पॉन्सिबल होता है। सम एनर्जी is received from the nucleus of the atoms, interior of the earth and the tides। कुछ एक एनर्जी जो है आपको महसूस होगा वो न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के पास भी कुछ एनर्जीज हैं, उनके ब्रेकडाउन होने से वो एनर्जी रिलीज होता है, वो भी आप महसूस कर सकते हो। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ जो है उसी तरीके से कैसे है, जो ऊपर का सरफेस को हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं और अंदर वाले को कोर कहते हैं। तो अंदर वाले से तो लावा वगैरह बाहर निकल के आता है। तो आप कह सकते हो ना कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में भी बहुत सारा एनर्जी जो है वो कंजर्व है। वो लावा किस फॉर्म में होता है, तो मोल्टन स्टेट में होता है ना, या पिघला हुआ होता है। वो मोल्टन स्टेट में जो है लावा क्या होता है, आपके सरफेस पे आता है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में भी हमारे पास एनर्जी है। टाइड्स की बात करते हैं, टाइड्स जो समुद्र में जो उठते हैं ना लहर, उनको टाइड्स का कहा जाता है, वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो द अमाउंट ऑफ एनर्जी है पोजेस कर रहा है किसी बॉडी के द्वारा इज इक्वल टू द अमाउंट वर्क इट कैन डू। क्या कहलाया भाई साहब, समझने वाली बात यह है कि हमारे बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो किया गया है। जितना आपके बॉडी में एनर्जी है आप उतना ही काम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, सबकी अपनी लिमिटेड बाउंड्रीज होती हैं, उससे ज्यादा किसी की भी बाउंड्रीज नहीं होती है। सबकी अपनी सर्टेन बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्री से आगे मैं किसी और की तरह नहीं कर सकता, वो किसी और की तरह नहीं कर सकता, आप मेरी तरह नहीं कर सकते, आप अपनी तरह कर सकते हो।
इसीलिए आप कोशिश भी मत करना कि किसी और की तरह करने का, क्योंकि आप अपने में ही पूरी तरह से पूर्ण हो, आप अपने में ही 100% हो। आप अपने में क्या निकाल के ला सकते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बॉडी में होता है, उतना जितना बॉडी में एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन कर पाएगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। देखो, वर्किंग बॉडी लूजेज एनर्जी। अगर कोई बॉडी काम कर रहा है, हम या आप किसी भी तरह का काम में इन्वॉल्व है, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं। ठीक है, तो विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो एनर्जी भी गेन होता है। मैं समझाऊंगा इस चीजों को कैसे। एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है ना। वर्क भी क्या होता है ये मैं बता दूं कि वर्क इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क भी आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। वहां पे मेंशन नहीं होगा, तो आपको यही समझ लेना है कि वर्क जो है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। बात करते हैं हमारे यूनिट वाले पार्ट की। ठीक है, यूनिट क्या कहलाता है, इस यूनिट वाले पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जैसे वर्क का एनर्जी जूल था, उसी तरीके से एनर्जी का भी जूल क्या है। जैसे वर्क का यूनिट जो है वो जूल था, उसी तरीके से एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और जो बिगर यूनिट होता है, बिगर यूनिट उसको हम किलो जूल कहते हैं, जिसको केजे से इंडिकेट करते हैं। आपको पता होगा जब भी हमको कमर्शियली यूज करना होता है तो हम किलो का इस्तेमाल करते हैं। किलो क्या दिखाता है, बिगर यूनिट को। हम हर चीजों को ग्राम में तो नहीं खरीद सकते। हमको हो सकता है कि 25 ग्राम 25-50 ग्राम जो है चीजों की जरूरत हो, लेकिन जब बड़े स्केल में खरीदने जाते हैं, बड़े स्केल में चीजें सामान ले जाते हैं, वहां पे किलो का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो आप कि बिगर यूनिट के फॉर्म में क्या इस्तेमाल किया गया, तो किलो जूल का इस्तेमाल किया गया, यानी केजे का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देखो 1 किलो जूल, तो किलो का आपको वैल्यू पता है, किलो मतलब हो जाता है क्या, ऑटोमेटिकली 1000, तो वही हो गया 1000 जूल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि हमारा 1 जूल एनर्जी क्या है, 1 जूल एनर्जी क्या है, आप समझो। मैं अगर डिफाइन करूं कि 1 जूल एनर्जी क्या है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, कि वह उतना एनर्जी जिससे कि हम 1 जूल ऑफ वर्क कर लें, वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 जूल ऑफ एनर्जी कहलाएगा। सो ये पार्ट, जितना एनर्जी है उतना ही वर्क होगा, तो वही बात कह रहा है ना कि एनर्जी इतना चाहिए कि 1 जूल का काम फिनिश कर लें, उसको हम लोग 1 जूल एनर्जी कहें। यहां तक आपको समझ में आ गया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था एनर्जी का। आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पार्ट। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। जितना अमाउंट ऑफ वर्क है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, जितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है उतना ही आपका वर्क होगा। चलिए, आई होप यहां तक समझ में आया हो आपको। अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सही चीजें हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी समझने की बात है कि क्या है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी समझते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि एनर्जी जो है वो इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि आपको किस फॉर्म में एनर्जी देखने को मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी में होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में होता है, तो वो एक एनर्जी कंजर्व करता है। वो एनर्जी वेलोसिटी में होगा तो वो एक एनर्जी कंजर्व करता है, विच इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट प्रोवाइड करते हैं, हाइट एच जो लिखा है मैंने, हाइट प्रोवाइड किया, तो उसके पास एक एनर्जी होता है जो पोटेंशियल एनर्जी है। हीट एनर्जी की बात करते हैं, तो हीट एनर्जी क्या होता है, किसी भी जैसे इलेक्ट्रिक, आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिसिटी में खास करके जो फिलामेंट यूज किया जाता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी कभी लाइट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब दोनों क्लियर हो जाएगा, जब आप किसी वायर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करते हो, इस तरीके से, जब किसी वायर से जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करते हो, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास किया गया, तो जैसे ही इस फिलामेंट में आता है, इस फिलामेंट में जैसे ही वो आएगा, वो क्या होगा, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इस फिलामेंट का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, तो ये फिलामेंट गर्म होगा। और जब ये फिलामेंट गर्म होगा तो ये हीट पहले डिसिपेटेड करेगा, देन फिर इसमें से लाइट निकलना चालू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको क्या मिला, हीट एनर्जी मिला, और हीट एनर्जी से फिर हमको क्या मिलता है, लाइट एनर्जी मिलता है। तो लाइट एनर्जी भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर साउंड एनर्जी।
साउंड भी एक तरह का क्या है, एनर्जी है। देन फिर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में समझते हैं कि न्यूक्लियर भी एनर्जी है। तो इसी न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत सारे एटम बम्स वगैरह सब तैयार हो गए। तो न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, इस तरीके के बहुत सारे वेरिएशन ऑफ द एनर्जीज को देखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इन एनर्जीज को समझेंगे आगे, और भी चीजें हैं, चीजें आपको बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, कि बेसिकली हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो तो ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी है। यानी कि अगर हम मैकेनिकल एनर्जी लिखें इस तरीके से, मैकेनिकल एनर्जी क्या है हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये है हमारा। इसको मैं शॉर्ट में लिख के दिखा देता हूं आपको। तो ये अगर हमको पूछा है कोई मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो इसको लिख सकता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको और एक अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, कह सकता है कि एनर्जी पोजेज, है ना, एनर्जी पोजेज बाय बॉडी। अगर किसी की बॉडी के द्वारा एनर्जी को पोजेज किया जा रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, एनर्जी पोजेस हो रहा है, यानी कि एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है किसी बॉडी में बाय इट्स मोशन, मोशन के द्वारा। मोशन किससे, तो मोशन काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है, तो मोशन की वजह से आ रहा है, और पोजीशन की वजह से आ रहा है। पोजीशन किसको डिनोट कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है। तो अगर मोशन और पोजीशन से अगर किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो रहा है तो उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाएगा। ठीक है, इसी डेफिनेशन को एक अलग तरीके से लिखा गया है। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। चलिए, आई होप चीजें क्लियर हो। देखिए, अब आते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी को लेकर। मैं आपको समझा दूं कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसकी वजह से है, तो मोशन की वजह से है। यानी मोशन आया यानी कि वेलोसिटी आया होगा। तो अगर ये वेलोसिटी की वजह से डेवलप हुआ है तो इसका फॉर्मूला भी इसी तरीके से होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एग्जांपल देखिए काइनेटिक एनर्जी का, तो एक मूविंग क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल जो मूव कर रहा है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आएगी क्योंकि वेलोसिटी आया है। जहां जहां वेलोसिटी देखोगे वो काइनेटिक एनर्जी। रनिंग वाटर, रनिंग कर रहा है वाटर, मूविंग बुलेट, इसमें भी वेलोसिटी है, फ्लोइंग विंड, इसमें भी वेलोसिटी है, मूविंग कार, इसमें भी वेलोसिटी है, रनिंग एथलीट, इसमें भी वेलोसिटी है, रोलिंग स्टोन, इसमें भी वेलोसिटी है। जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सब में वेलोसिटी है। इसलिए हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, इसके डेफिनेशन से और भी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है। तो आप एक बात बताओ, इतनी छोटी सी बात अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाने वाला है फिजिक्स आपके लिए। देखो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो m मतलब मास, और ये जो v है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, या यू कहो किस पे, तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर है ना, ये है ना, तो इससे आ गया मेरा स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। वही है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, तो मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारे पास ये सवाल है, लेकिन इस सवाल से पहले हमें एक इसका डेरिवेशंस बनाना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक्चुअल में कैसे प्रूव होता है। ठीक है, जो हमारे पास है ये शीट, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एक और जोड़ते हैं। तो हम ये प्रूफ करेंगे पहले कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर, वो आया तो आया कैसे, चलिए बात करते हैं। ठीक है, ये पहले प्रूफ करना जरूरी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बड़े अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ इन टू एस। कॉम्प्लिकेट मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं वर्ड्स को देख के आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके नियर है, तो जरूरी ये है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए मेरे को, बस यही फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं। मैंने क्या बोला था शुरू से आपको, बस इसी फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना। तो अगर W इज इक्वल टू एफ इन टू एस हो गया, तो एफ का आपको फॉर्मूला पता है,
एफ का फॉर्मूला पता है, क्या पता है? तो एफ का आपको फॉर्मूला पता है कि मैं यहां लिख देता हूं, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? एम ए हो गया। दूसरा मेरे पास आता है कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, एस चाहिए आपको, तो एक और होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये काइनेमेटिक इक्वेशंस है, आपको पता होगा, ये आपको लॉज ऑफ मोशंस में पता होगा, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन वाला पार्ट है वो पता होगा। मैं इसके एस को इधर ही रख लेता हूँ, यानी एस को मैं इधर कर देता हूँ, तो मेरे को इस 2a नीचे आ जाएगा, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। मैं लिखना चाहूँ तो मैं लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस मेरे को नहीं चाहिए। तो मेरे पास क्या आ गया? एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a और एफ इज इक्वल टू एम ए। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? W इक्वल टू एफ इंटू एस है, एफ का वैल्यू एम ए होता है, एस का वैल्यू एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आता है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और इसकी इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ और मैं यहाँ लिखूं इधर करके कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 and वर्क डन। तो आपको पता है W इज इक्वल टू जो आपने लिखा है F इंटू एस, एफ के जगह पे क्या आएगा? एम ए आएगा और S के जगह पे आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आएगा। ठीक है, अब समझते हैं। देखो a से a कैंसल आउट, ठीक है, और ये 2 जो है ना इसको आगे ले आता हूं, यानी कि ये हाफ हो गया, m को m रख देता हूं और ब्रैकेट के अंदर बंद करता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, u जो है आपका 0 हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना, तो यानी कि u 0 किस केस में? एट रेस्ट के केस में आपका u क्या हो गया? 0 हो गया। तो अगर आपका जैसे ही u 0 होता है तो आपके पास आता है हाफ एम ई स्क्वायर और विच इज w, और यही W तो एनर्जी है, एंड व्हिच इज दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। यही तो निकालना था हमको। वर्क काइनेटिक एनर्जी कैसे है समझ में आया ना? तो वही है कि जितना आपने वर्क किया उतना ही आपका एनर्जी खत्म हुआ, या जितना आपने एनर्जी लैप्स किया वही आपका क्या है? वर्क डन है। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। चीजें यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया मैंने किस चीज को? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक सवाल है, तो इस सवाल के जवाब देते हुए हम लोग आगे चलेंगे बड़े प्यार से, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 केजी। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? तो 15 केजी है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल? तो क्या इतना मुश्किल है? मास कितना दिया गया है? मास दिया गया है 15 केजी और वेलोसिटी कितना दिया गया है? तो 4 मीटर पर सेकंड। इन केसेस में ना ज्यादातर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, इन केसेस में ना हम यूनिट पे बहुत ध्यान रखेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे 15 ग्राम होता ना तो इस ग्राम को मैं चेंज करता किसमें? केजी में, क्योंकि मैं बता दूं यूनिट एसआई है तो एसआई लीजिए, सीजीएस है तो सीजीएस लीजिए, एफपीएस है एफपीएस लीजिए, एमकेएस है एमकेएस लीजिए, जो है वही लीजिए। यहाँ पे मेरे पास केजी है, मेरे को पता है कि केजी जो है वो एसआई यूनिट को डिनोट करता है, तो मैं ग्राम क्यों लूं? तो 15 केजी या 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर। तो हाफ का हाफ हो गया, मास का 15 केजी, और वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी का 4 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, यानी ये हाफ हो जाएगा इंटू 15 और 4 4 जा 16, में यहाँ से 2 से 2 काट दूं यानी 8 हो जाएगा। 18 58 जा चलिए 0 4 8 का 4 12, यानी कि 120 जूल जो है वो तुम्हारा कितना आ गया? एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। ये आपका है प्रॉब्लम। आई होप क्लियर हो आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम करता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसा नाम है पोटेंशियल, ये क्या है? पोजीशन पे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन कर दो, ठीक है, अगर आप उसके शेप को डिफाइन कर देते हो तो वो उसके अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करके रखती है, प्रोसेस करके रख सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कोई बॉडी के अंदर कोई एनर्जी अगर स्टोर है या प्रोसेस है तो वो किसकी वजह से? पोजीशन या उसके शेप या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, तो दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है आपको? जैसे ये सवाल आता है वाटर कैप्ट इन डैम, तो जब वाटर को, ये सवाल बड़ा बढ़िया है कि जब डैम में वाटर को रखा जाता है तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है। यहीं पे एक सवाल आता है कि जब वाटर को डैम में रखा जाता है तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, देखो जब ये डैम में जो वाटर स्टोर करके रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही टरबाइन में गिरता है, आप देखो जैसे ही टरबाइन में गिरता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना चालू कर देता है। ठीक है, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किसमें, टरबाइन के थ्रू से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कर देता है, चालू कर देता है। तो ये बात कह रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखो वुंड अप स्प्रिंग अ टॉय कार, यानी कि टॉय कार को जब आप चाबी देते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, जब आप चाबी दे रहे होते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो जैसे जैसे मूव करने लगा यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना। बेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ बो, है ना, इसमें भी क्या होता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे वो डिफॉर्मेशन होना चालू होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर हो। अब चलते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी हम पे किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सीधा लिख ही लो पहले कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। mgh होता है। मैं अब बता दूं आपको कि m मतलब होता है, इसका m का मतलब हो गया मास ऑफ ए बॉडी, g का मतलब हो गया आपका ग्रेविटी, और h का मतलब हो गया आपका क्या, हाइट। चलिए हाइट की बात करते हैं। तो मास तो आपको पता है, एक चीज बड़े अच्छे से पता है आपको कि मास तो जो है वो हमेशा क्या होता है, अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी आपका क्या होता है, ग्रेविटी जी का वैल्यू अर्थ पे क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसका जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हाइट जो है वो वेरी कर सकता है, यानी जो मेन फैक्टर यहाँ पे है वो हाइट है। ऑब्जेक्ट को जितना ऊंचा उठा के लेके जा सकते हो, अर्थ के सरफेस पे मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को जितना ऊंचा उठा के लेके जा सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर ज्यादा कंजर्व होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा स्टोर करेगा। ठीक है, यानी कि आप समझो कि मैं आपको पकड़ लूं और एक बहुत ऊंचे हाइट पे लेके चला जाऊं, अगर मैं वहां से गिराऊं आपको, तो चूंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी उस पर ज्यादा कंजर्व है, ज्यादा स्टोर है, तो उसके वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। जब आप गिरोगे वो एनर्जी जब डिसिपेटेड होगा तो आपको इंजरी ज्यादा होगा। तो वही बात किया गया, पोटेंशियली मास हमारा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, जी हमारा ग्रेविटी 10 मीटर या 9.8 ये भी लगभग अर्थ पे कांस्टेंट है, हमारा जो एच है वो हाइट। हम हाइट को वैरी करेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में भी वैरी देखने को मिलेगा। तो कहा गया कि ज्यादा अगर हम मोर द मास ऑफ द बॉडी, जितना बड़ा मास ऑफ द बॉडी होगा उतना ज्यादा जो है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा, है ना। मास बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल, यानी कि एक छोटे बोतल की जगह आप बड़े बोतल का इस्तेमाल करो, उससे बड़े बोतल का इस्तेमाल करो, और फिर उसको एक सर्टेन हाइट से फेंको, तो जितना बड़ा मास रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना रहेगा। फिर अगर हाइट बढ़ाते हो, है ना, ग्राउंड से अगर हाइट ऊंचा करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये बात हमेशा नोटिस करना है, ये बात में सवाल आ जाएगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट फॉलो द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको कोई लेना देना नहीं, ऑब्जेक्ट के पाथ से उसको किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। अब देखो हाइट जितना बढ़ाओगे ग्राउंड से, पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप शेप में बदलाव करते हो, किसी के कॉन्फ़िगरेशन शेप साइज में बदलाव करते हो, जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हो, ट्विस्टिंग वगैरह कर रहे हो, बेंडिंग वगैरह कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप ट्विस्ट बैंड स्ट्रेच करोगे, है ना, उसके अंदर उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आता है ना। जैसे एक रबर लेते हो, लेकिन एक सर्टेन लिमिट्स होता है हर चीज के। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हर चीज का अपना एक सर्टेन लिमिट होता है। जैसे एक रबर लेता हूँ, मैं जितना स्ट्रेच करूंगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतना आएगा, है ना, लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेच के साथ, क्योंकि उसका भी लिमिट है, तो वो टूट जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन एक उसके लिमिट तक मैं जितना स्ट्रेच करूंगा, मैं उतनी तेजी से छोड़ूंगा, उतना ही तेजी से आपके
हाथों में या आपकी जिस जगह पे मारो उतना तेजी से हिट करेगा। तो स्ट्रेच इसी तरीके से मैंने तीर धनुष वगैरह जो होते हैं, तीर धनुष वगैरह कैसे होता है, आर्चर वगैरह, वो जितना स्ट्रेच किया जाए अपने पोटेंशियल के एक्सट्रीम पे स्ट्रेच करके फिर छोड़ा जाए तो तीर उतनी तेजी से जाएगा, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी उस तीर में आता है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर तेजी से जाके कहीं पे लगेगा। चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल पुश टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब ग्रेविटेशनल क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। तो मैं यहाँ पे देख लूं फॉर्मूला आपके पास क्या आता है, फिर से वही बात आ जाता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, है ना। एफ क्या है आपके पास, चूंकि यहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व है, ग्रेविटी और हाइट इन्वॉल्व है, तो एफ का फॉर्मूला एम ए ना लिख के एम जी लिख सकता हूं। जी भी तो ए है, मैं यहां लिख देता हूं कि जी ही तो ए है, तो ये हो गया। उसके बाद एस के जगह पे मैं एस के जगह, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है अब यहाँ पे हाइट आ रहा है, तो एस इक्वल टू एच भी हो सकता है, तो एम जी एच आ जाता है आपको। इस तरीके से आपका डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच भी प्रूव हो जाता है, आपका एम जी एच भी प्रूव होता है। तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि एफ का एम जी ले लिया, एच ले लिया, यानी एम जी एच आपके पास आ गया। ठीक है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस तरीके का वर्क हुआ और बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो इस तरीके के पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच आ रहा है हमारे पास, एक्सेलरेशन जी ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यही सारी बातें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बस इतने से पार्ट में बता दिया, वो आपको यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया हुआ, आपको बस इतना ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला शुरू से, आपको W इक्वल टू एफ इंटू एस ध्यान रखना है, चीजें यहाँ तक आपको क्लियर। अब आता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं कल जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा ये वर्क एनर्जी थ्योरम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इस पार्ट से स्टार्ट करूंगा, कुछ और रह गए हैं। तो मैं आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम से स्टार्ट करने वाला हूँ, ट्रांसफॉर्मेशंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ आधे घंटे का क्लास है, बहुत ज्यादा लंबा क्लास है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको कॉन्साइज फॉर्म में आपको दे दिया जाए। आई होप मिलते हैं अगले क्लासेस में, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि अच्छी चीजें जो हैं डिलीवर की जा रही हैं आपको। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में, बाय बाय, सी यू देन।